नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों, आज फिर मैं एक बार आपके साथ सीधे संवाद के लिए प्रस्तुत हूँ। आप सब जानते हैं कि पूरे विश्व में हम सब लोग मिलकर के एकमुखी होकर के कोरोना वायरस की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इस दौरान भी कुछ ऐसी सूचनाएं आ रही हैं जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो समाज का सबसे वल्नरेबल सेक्शन है, यानी कि हमारे बच्चे और महिलाएं, वो इस दौर में भी जब मानवता पे सबसे बड़ा संकट आया है, जहाँ एक ऐसी महामारी फैली है जिसका ना तो कोई एंटीडोट है ना कोई इलाज है, उस अवस्था में भी कुछ ऐसे विकृत मानसिकता के लोग हैं जो अपने घरों के बच्चे और महिलाओं के साथ प्रताड़ना कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद भी है और बहुत ही ज़्यादा चिंतनीय भी है। और चिंता का विषय इसलिए मैं मानती हूँ कि जब हम लोग ये जानते हैं कि हम सबको मिलकर के बहुत संयम के साथ इस जंग को लड़ना है, उस दौरान अपने परिवार के बच्चों को, अपनी परिवार की महिलाओं को यदि प्रताड़ित किया जाए तो इससे ज़्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। यूनाइटेड नेशंस ने भी इस पर बहुत गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सभी देशों से आग्रह किया है कि वो अपने देश की महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें और पुलिस प्रशासन को ताकीद करें कि ऐसी अवस्था में यदि कोई प्रताड़ना का मामला आता है तो उसके प्रति गंभीरता बरती जाए। और इस क्रम में हमारे देश में भी सरकार की ओर से राज्यों में कहा गया है कि हेल्पलाइंस जो है, इसको लेकर के जो समर्पित हेल्पलाइंस है, उसमें महिलाएं सूचना दे सकती हैं, बच्चों की सुरक्षा के लिए सूचना दी जा सकती है, पुलिस उनका सहयोग करेगी। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ऐसे समय में भी जब किसी को पता ही नहीं कब कौन संक्रमित हो जाए और कब ऐसी अवस्था आ जाए कि वेंटिलेशन की आवश्यकता पड़ जाए, उस समय भी हम अब इस तरह के से बाहर नहीं आ पा रहे और अपने संयम को हम नहीं प्रदर्शित कर पाते, अपनी जो कुंठा है उन्हें निकालने के लिए इस तरह के हथकंडों को अपनाते, तो मैं समझती हूँ हम सबको एक बार सोचना होगा कि मानवीय कहलाने वाले हमारे इस संदर्भ के साथ हम क्यों खिलवाड़ करना चाहते हैं। साथियों, इस दौर में और भी बहुत सी चीज़ें सामने आई। कल की घटना है जिसमें कि एक पत्रकार है अर्नब गोस्वामी, जो मुझे लगता है कि उन्होंने सभी संवेदनाओं को, सभी आदर्शों को ताक पर रखकर पत्रकारिता के मंच का दुरुपयोग करने का मानस बना करके कह सकते हैं देश या विपक्ष की सबसे बड़ी नेता, उनको टारगेट करके अशोभनीय टिप्पणी की। समझते हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी आदर्श का प्रतिरूप हैं। वो इस देश की बहू हैं, 50 वर्षों से ज़्यादा समय से इस देश में हैं। उन्होंने एक भारतीय नारी की गरिमा क्या होती है, उसका रहन सहन कैसा होना चाहिए, उसकी प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए, उसकी अनूठी मिसाल पेश की है जो सबके लिए अनुकरणीय है। ऐसी शख्सियत को टारगेट करके और अशोभनीय टिप्पणी करके अर्नब गोस्वामी ने अपनी विकृत मनोवृत्ति का परिचय दिया है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ साथियों कि एक बार क्या, जिस देश में सनातन धर्म की दुहाई दी जाती है और कहा जाता है कि हमारे धर्म में महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है, उस देश में विपक्ष की नेता को टारगेट करना, ओछी भाषा का इस्तेमाल करना सिर्फ निंदनीय नहीं है, ऐसे लोगों का सामाजिक रूप से बहिष्कार होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि विचारधाराओं से सब बंधे होते हैं, सबकी सोच होती है, आइडियोलॉजिकल मूरिंग्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका यदि किसी से वैचारिक तालमेल नहीं है तो आप उसे किसी भी स्वरूप में टारगेट करें। आपको पता है, हमारा इतिहास इसका गवाह है कि महिला के गौरव और सम्मान के लिए बहुत से युद्ध भी हुए। मैं जिस प्रांत में पैदा हुई, वहाँ के राव जी ने महिला सम्मान के लिए अपनी जान की कुर्बानी तक दे दी, तो मैं गौरवान्वित महसूस करती हूँ। हम सब जानते हैं कि महिला विभिन्न भूमिकाएं अपने जीवन काल में निभाती है। वो बेटी के रूप में पैदा होती है, बहन का धर्म निभाती है और उसके बाद माँ बहू बनती है और फिर माँ के उस स्वरूप में आती है जिसे ईश्वर के समतुल्य माना जाता है। खुद भगवान ने कहा या ईश्वर ने कहा, हर धर्म में लिखा है कि ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता था, इसलिए उसने माँ को बना दिया। सब जानते हैं इस चीज़ को,
कि माँ के बिना इस सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यानी प्रकृति के समतुल्य नारी के सम्मान के प्रति हम सबका एक दायित्व है। लेकिन कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने आप को कुछ लोगों के प्रति समर्पित दिखाने के लिए, कुछ लोगों के अनुगामी होने के कारण कुछ ऐसा कर गुजरना चाहते हैं जिसमें वो इस चीज को भी भूल जाते हैं कि एक मान सम्मान महिला, जिसकी विचारधारा के समर्थक करोड़ों लोग हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने पति की कुर्बानी दी, अपनी शहादत को भी सहा और अपने मासूम बच्चों के साथ इस देश में रह करके सबसे पुरानी पार्टी की प्रवर्तक वो रही, उसको पाला पोसा और एक ऐसी विचारधारा को उन्होंने परिष्कृत किया जिसने राइट्स बेस्ड इनिशिएटिव्स देकर इस देश के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की। ये वही सोनिया गांधी जी हैं जिन्होंने यूपीए चेयरपर्सन रहते हुए हमें आरटी दिया, आरटीआई दिया, फूड सिक्योरिटी एक्ट दिया, ट्राइबल्स को फॉरेस्ट राइट्स दिए और न जाने कितने अधिकारों को संरक्षित करने के लिए उन्होंने बहुत सी योजनाओं को बना करके इस देश के सशक्तिकरण को अंजाम दिया। मैं बहुत छोटी थी जब स्वर्गीय श्रीमती आतंकवाद की भेंट, लेकिन मुझसे जो मेरी बड़ी बहनें थी और उनकी सब जो सखियां थी वो सब रो रो कर बेहाल थी जब इंदिरा गांधी जी के अंतिम यात्रा निकल रही थी। तब सोचिए कि सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी और उनके मासूम बच्चे, जिनकी सबसे बड़ी संरक्षक वो थी और इस देश के प्रधानमंत्री, देश ने प्रधानमंत्री खोया था लेकिन उस परिवार ने सबसे बड़ा मुखिया और संरक्षक खो दिया था। और उसके बाद जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी की शहादत हुई आतंकवाद को से लड़ते हुए, या यूं कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना के दौरान, तब देश ने प्रधानमंत्री खोया था, एक युवा प्रधानमंत्री, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी ने अपना पति खोया था। आप लोग सब जानते हैं कि हम अपने पारिवारिक और सामाजिक परिवेश में जब रहते हैं तो हम देखते हैं कि जब कोई बहू विधवा हो जाती है तो कई परिवार ऐसे होते हैं जहां बहुएं अपने मायके चली जाती हैं और कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहां ससुराल में उनको हमेशा के लिए अपना करके बेटी के समान रखा जाता है। तो सोचिए कि जब सोनिया गांधी जी पर दूसरी ऐसी विपदा आई कि उनके परिवार का मुखिया आतंकवाद की भेंट चढ़ा, तब भी उन्होंने पलायन का कभी नहीं सोचा। उन्होंने अपनी पार्टी के प्रति, अपने इस भारत परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा और इस देश की बहबूदी के लिए निरंतर वो प्रयासरत रही। साथियों, जब ये घटनाक्रम संज्ञान में आया तो मैं तो बहुत अपने आप को इस पूरे दायरे में एक तुच्छ प्राणी के समान सोचती हूँ, लेकिन मुझे भी कुछ रिफ्लेक्ट करने का एक अवसर मिला इस समय। तो मैं आपसे जब रूबरू हो रही हूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे परिवेश में और मेरे ससुराल के परिवेश में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं एक पुलिस अधिकारी की बेटी, कॉन्वेंट से पढ़ी हुई, और बहुत यूँ तो नहीं कह सकते कि बहुत अल्प आयु में शादी हुई, लेकिन आज के परिदृश्य में देखें तो 18-19 साल की आयु कम होती है। उस समय मेरा विवाह एक ऐसे परिवार में हुआ जो सनातन हिंदू धर्म के प्रवर्तकों का परिवार कहा जाता है। 13 पीढ़ियाँ आध्यात्मिक क्षेत्र में पूरा अपना जीवन लगा चुकी हैं। और जब मेरा विवाह हुआ तो मेरे पिता को भी कुछ क्या मैं इस परिवार में तालमेल बैठा पाऊंगी, लेकिन देखिए जो डेस्टिनी होती है उसे कोई टाल नहीं सकता। मेरा विवाह भी हुआ और मैं पूरी तरह से उस परिवार में रची बसी हूँ, और रची बसी नहीं हूँ, उस परिवार की जो सोच थी या जिस प्रकार का उनका वातावरण था, उनका कल्चरल परिवेश था, उससे थोड़ा भिन्न हट करके मैंने एक अलग विचारधारा के साथ अपना नाता जोड़ा और मैं कांग्रेस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया और कांग्रेस पार्टी से मैंने 4 बार चुनाव लड़ा। इस दौरान जो श्री आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज हैं, उन्होंने कभी भी मुझसे ये नहीं कहा कि तुम इस विचारधारा के साथ मत जुड़ो क्योंकि हमारा तारतम्य इसके साथ नहीं है। उनके 2 बातें मुझे इस समय याद आती हैं। एक, उन्होंने मुझसे कहा कि परिवार की मर्यादा का तुम्हें ध्यान रखना है क्योंकि तुम सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करी हो, और एक उन्होंने एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के कार्यक्रम में ये कहा कि लोग भले ही सोनिया गांधी जी के लिए कुछ भी कहते हो, वो इस देश की बहू है, और देश की बहू ही नहीं है, वो इस देश की बहू होने के दायित्व को बखूबी निभाती है। उनकी वेशभूषा, उनका चाल चलन और उनकी जो बोलने की शैली, उनका प्रस्तुतिकरण सामाजिक तौर पर सबके लिए गौरव का स्वरूप है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि विचारधाराओं की भिन्नता होने के बावजूद यदि किसी में कोई अच्छाई है तो उस अच्छाई के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, हमें उसके प्रति आस्था व्यक्त करनी चाहिए और उनके तक रहना चाहिए।
जब मैंने देखा कि अर्नब गोस्वामी पत्रकारिता के मंच, हम कहते हैं स्थापित मापदंड है जिनका बहुत सम्मान है, हमारे देश में प्रेस का बहुत बड़ा सम्मान है। हम जानते हैं कि जुडिशरी और प्रेस ही एक ऐसा मंच है, उस मंच का कोई व्यक्ति दुरुपयोग सिर्फ इसलिए कर ले, निहित स्वार्थों को साधना है, तो उसे पड़ेगा कि ये चीज जनता के विश्वास के साथ धोखा है। जब मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ी तो मैंने जब पार्षद का चुनाव लड़ा तब भी लोग आपत्ति करते थे। मेरे पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग थे जो मुझसे पहले मेरा बायोडाटा मेरे नेताओं तक पहुंचाते थे और उनका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये होता था, मुझ में कोई खामी नहीं बताते थे, वो सिर्फ ये कहते थे कि ये आचार्य धर्मेंद्र जी की बहू है, इसलिए हमारी पार्टी में इसका स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन शायद वो ये भूल गए कि हर व्यक्ति का अपना वजूद होता है, हर व्यक्ति की अपनी शख्सियत होती है, कि मैं सिर्फ आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज की बहू नहीं हूं, मैं हिंदू सनातन धर्म और संस्कृति के सबसे बड़े प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र जी वीर महाराज की प्रपौत्र वधू हूं। और आप सबको पता भी होगा और कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं होगी कि राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने प्रकृति पर कविताएं लिखी, लेकिन एक कविता एक मानव पर भी उन्होंने लिखी, और वो कविता थी रामचंद्र जी वीर महाराज पर, और वीर की उपाधि भी उन्होंने उनको दी। अपने मुंह से जुड़े रहिए, अपने परिवार अपने परिवेश आदर्शों को परिष्कृत करते रहिए, उस पर गौरवान्वित महसूस करते रहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन विचारधारा बावजूद एक दूसरे के प्रति सम्मान को अक्षुण्ण रखना भारतीय संस्कृति से में जन्मे हर व्यक्ति का दायित्व है। ये सनातन धर्म कभी नहीं कहता कि महिलाओं के प्रति असम्मान व्यक्त किया जाए। हम सब कहते हैं ना, एक श्लोक आता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहाँ तक तो सब बोल लेते हैं और महिलाओं के दिवस, महिला दिवस के उपलक्ष्य में इसे बार बार रिटोरिकली सिंबॉलिक तौर पर इसका उच्चारण करते हैं। महिला को कहा जाता है दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती। हमें महिलाओं को ईश्वर वाला सम्मान नहीं चाहिए, हमें सम्मान चाहिए एक माँ का, एक बहन का, एक आदर्श बहू का, और उस सम्मान को देने में कहीं ना कहीं कोताही बढ़ती जाती है। और मैं समझती हूँ कि जो ये कहते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, वो भूल जाते हैं कि इसके आगे भी है, यत्रैतास्तु न पूजन्ते सर्वा सतत्रा फला क्रिया। यानी जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता वहाँ सब कुछ बंटाधार हो जाता है। तो अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों को जो चाटुकारिता की पराकाष्ठा करे, उन्हें आप सब हम सबको मिलकर के समझाना पड़ेगा कि जो लोग, और विशेषकर उन लोगों को जो आज भी अर्नब के समर्थन में खड़े होकर के और उन लोगों को ट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो महिला की गरिमा के साथ खड़े हैं। सोनिया गांधी जी के प्रति की गई टिप्पणी सिर्फ सोनिया गांधी जी का अपमान नहीं है, संपूर्ण महिला जाति का अपमान है। पूरे विश्व में इसकी निंदा हो रही है, और निंदा क्यों हो रही है इसको समझने का प्रयास करिए। पूरा विश्व कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, पूरे विश्व में चिंताएं हैं, अनिश्चितता है, अननोन कह सकते हैं हमारा दुश्मन है, एक अनडेड एंटिटी है जिससे हमें पार पाने में भी बहुत समय लगेगा। उस समय ये व्यक्ति अपने उस मंच का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेता के प्रति अनर्गल टिप्पणी कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि ये आदमी हर मुद्दे, खास और आम मुद्दे का सांप्रदायिकरण करने में माहिर है। और जब इसमें मुंह की खानी पड़ी एक मुद्दे को लेकर पालघर वाले, तो इस व्यक्ति के पास कुछ बचा ही नहीं। और जब नहीं बचा तो इसने सोनिया गांधी जी के प्रति अनर्गल टिप्पणी करके अपनी विकृत मानसिकता को उजागर किया है। और मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि आज देश में किसका राज है? भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संस्कृति की ध्वजवाहक बताती है। संस्कृति के ध्वजवाहकों का दायित्व क्या होना चाहिए? उनका दायित्व होना चाहिए कि महिला की गरिमा को हनन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, उसे कटघरे में खड़ा किया जाए। ये वो लोग हैं जो सुभाष चंद्र बोस जी को सम्मान देने की बात कहते हैं। सम्मान उनका हमेशा से रहा है, वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख सेनानी थे। लेकिन सब भूल जाते हैं कि उन्होंने भी ऑस्ट्रिया की एमिली शैंकन से शादी की थी। और वो महिला कौन थी जो उनके साथ जीवन पर्यंत धर्मपत्नी के रूप में रही और उनके संघर्ष की प्रतिभागी रही। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे कई प्रसंग मिलेंगे जिसमें हमारे जो सम्राट थे, उनकी जो पत्नियां थी वो विदेशों की थी और साम्राज्ञी बनकर देश की संस्कृति से ओतप्रोत होकर उसे समाहित करके हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए छोड़ करके गई हैं। तो मेरा ये मानना है साथियों कि जब मैं आज आपसे रूबरू इस मुद्दे पर होती हूँ और जब मैंने अपने जीवन के बारे में कुछ विवेचना आपके सामने की, तो मुझे सिर्फ
यही समझ में आता है कि हर महिला का जीवन संघर्ष का जीवन है, और उस संघर्ष के दौर में बेटी, बहन और पत्नी के रूप में तो वो सफल होती, लेकिन सबसे जो कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड रोल उसकी लाइफ का होता है, वो बहू का रोल होता है। उसमें उसे सिर्फ अपने परिवार के परिवेश से इतर आकर के दूसरे परिवेश में अपने आप को ढालना होता है, और सारे मापदंड उसी के लिए निर्धारित होते हैं। और मैं समझती हूँ कि हर औरत, कम से कम भारत देश की औरत और भारत में शादी होकर आने वाली औरतें अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हैं। पारिवारिक प्रतिष्ठा और परिवेश को कायम रखने के लिए अपने जीवन भर त्याग करती हैं। और ऐसे दौर में ऐसे कुछ लोग जो सांप्रदायिकता और धार्मिकता में अंतर नहीं समझते हो और इनको समावेश करके इनका और जनता के भावनाओं का दोहन करके उद्वेलन पैदा करना चाहते हैं, उस युवा पीढ़ी को भ्रमित करना चाहते हैं जिसे इतिहास के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ साथियों कि जब ऐसा कोई व्यक्ति किसी महिला को टारगेट करके और इस तरह की बातें करे तो उसको कम से कम सामाजिक तौर पर उसका बहिष्कार करिए। वो एक टीवी चैनल का इस्तेमाल करके और जनता को भ्रमित करने का काम करता है। वो सांप्रदायिक मुद्दों को, जो गैर सांप्रदायिक मुद्दे उनके साथ मिला करके प्रतिदिन एक ऐसे माहौल को निर्मित करना चाहता है जिससे कि लोगों के दिलों में खाइयां बढ़ती जाएं और लोग एक दूसरे के प्रति शंका के तौर पर एक दूसरे को देखें, एक दूसरे के प्रति उनमें द्वेष पैदा हो। ऐसे लोगों की हमारे देश में आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग एक ऐसी सोच के लोग हैं जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता को अर्जित करने में एकजुटता दिखाई, जिन्होंने देश के निर्माण में एकजुटता दिखाई। याद करिए जवाहरलाल नेहरू जी को, प्रथम प्रधानमंत्री थे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने सभी विचारधाराओं के लोगों को अपनी कैबिनेट में इसलिए शामिल किया ताकि देश निर्माण में सबकी भूमिका सुनिश्चित हो सके, सभी विचारधाराओं का सम्मिश्रण हो सके। लेकिन मुझे दुख है कि आजकल ऐसे भी कुछ लोग आ गए हैं जो पुरानी जो हमारी विरासत है उसे गड्ढे बताकर अपने आप को इस देश का कह सकते हैं कि सब कुछ करने वाला बता करके और सबको भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। साथियों, आज विश्व पुस्तक दिवस भी आप सब जानते हैं, और विश्व पुस्तक दिवस का तात्पर्य ये हुआ कि आज का दिन इंटेलेक्चुअल्स को समर्पित जिन्होंने किताबें लिखी। और हम लोग यदि इन सब चीज़ों से पार पाना चाहते हैं तो लॉकडाउन के समय हमारे पास सुविधा है कि हम लोग मिल करके और इस पुस्तक दिवस का लाभ लें, ज्ञान का अर्जन कर सकें, भ्रमित करने वाली जो सोच है या विकृति है उससे पार पा सकें, और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें जो मंचों का दुरुपयोग करते, उन मंचों का जिनकी विश्वसनीयता है, उस मंच का जिसके प्रति लोगों की आस्था है, और उस मंच का जिसके माध्यम से लोग सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। लेकिन सुर्खियों में बने रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि अपनी खूबी या अपनी पब्लिसिटी के लिए दूसरे को टारगेट किया जाए। जब मैंने कहा ना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता है कोरोना को लेकर, तो उसमें साथ ही चिंता इसलिए भी है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है घरों में, बच्चे सुरक्षित नहीं है घरों में। एक मैंने आर्टिकल पढ़ा, कन्फाइंड विद देयर अब्यूजर्स, यानी उस दायरे में उसका अब्यूजर उसके साथ है। यानी कितना बड़ा चिंता का मुद्दा है ये। उस दौर में इस विकृत मानसिकता के व्यक्ति को क्या आवश्यकता थी कि वो इस तरह की टिप्पणी सोनिया गांधी जी के प्रति करे, जिन्हें कांग्रेस पार्टी के सारे समर्थक और इस देश के करोड़ों लोग मां के स्वरूप में देखते हैं, जिनमें श्रीमती इंदिरा गांधी की खूबियां प्रतिबिंबित होती हैं, जिनमें राजीव गांधी जी की सौम्यता प्रतिबिंबित होती है, जिसमें देश के सारे जो गुण हैं जिसको लेकर के आज देश गौरवान्वित महसूस करता है, उस कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और उसकी नीति रीति का एक तरह से रिफ्लेक्शन मिलता है। तो इस व्यक्ति ने एक घोर अपराध किया है, एक घोर पाप किया है, और वो पाप यह है कि हिंदू सनातन धर्म में महिला के गरिमा और सम्मान के खिलाफ बोल करके इस व्यक्ति ने हम सबको नीचा देखने के लिए मजबूर किया है।